तीसरे किस्म के प्रोटिस्टास के प्रोटोक्टिस्टा के बारे में बात करेंगे। थर्ड ग्रुप और लास्ट ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एनिमल लाइक। सर वॉइस प्रॉब्लम है। इशू हो रहा है किस चीज का इशू हो रहा है? सर, थोड़ा वॉइस इशू हो रहा है। वॉइस इशू हो रहा है? सबको हो रहा है वॉइस Yes, इशू? वॉइस का। सबको हो रहा है? यस सर। बताएं सबको Yes, वॉइस sir. का इशू हो रहा है? चलें, कभी कभी हो जाता है भी। सर। मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर लिख लेता हूँ, लिखने के बाद फिर मैं बोलता हूँ, फिर मैं हो सकता है थोड़ी देर में इशू रिजॉल्व हो जाए, तब तक मैं सिर्फ लिखने वाला काम कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा कोशिश करें कि सही। एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा। आज हम जिन प्रोटोक्टिस्टा की बात करेंगे वो हैं एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा। और एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? बेसिकली हम इन्हें कहते हैं प्रोटोजोआ। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम देखें, अब प्रोटोजोआ के अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? इनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें ज्यादातर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। और एनिमल भी क्या है? एनिमल भी इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं। और एनिमल क्यों नहीं है, लेकिन ये टोटल एनिमल के ग्रुप में हम इन्हें क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि एनिमल जो है वो क्या होते हैं? एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये इनमें फर्क है। तो इनमें कुछ चीजें रिजेंबल करती हैं एनिमल से और कुछ चीजों का क्या है? फर्क है। चले इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसकी हैबिटेट, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो पाए जाते हैं, प्राइमरीली ज्यादातर जो प्रोटोजोन है वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। और तीनों किस्म के पानी में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी होते हैं ये, ब्रैकिश वाटर में भी होते हैं, और ये मेरीन वाटर में भी होते हैं। देखें, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेरीन वाटर। उसको क्या कहते हैं? मेरीन वाटर। और जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको कहते हैं फ्रेश वाटर। लेकिन जहां पर मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर जब मिल जाते हैं आपस में, डेल्टा रीजन होता है जहां पर मेरीन और फ्रेश वाटर मिलते हैं, तो वो जो पानी होता है वो कौन सा वाटर होता है? वो होता है ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर के मुकाबले में क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन मेरीन वाटर के मुकाबले में इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। किसके अंदर? बेसिकली जो है वो ब्रेकिश वाटर में। हैबिटेट के बाद देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये होते हैं यूनिसेलुलर। ये होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल रखने वाले। अच्छा, एक सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म सोलेटरी भी हो सकते हैं। एक सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म सोलेटरी भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? कॉलोनियल भी हो सकते हैं। आप देखें ये यूनिसेलुलर है, ये एक सेल पर कंसिस्ट है, लेकिन ये अलग-अलग हैं, एक साथ मिलके नहीं रहते, आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है? ये सोलेटरी हैं। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर हैं ये एक साथ मिले हुए हैं। तो जब ये एक साथ मिले हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉलोनियल। ये इन्होंने क्या बनाई हुई है? कॉलोनी बनाई हुई है। और आप ही की बुक में एक पॉइंट है कि अगर ये इतने सारे सेल से मिलकर बने हैं, इतने सारे इसमें सेल हैं, तो इसको आप कॉलोनियल को मल्टी सेलुलर क्यों नहीं कह देते? कॉलोनियल के लिए मल्टी सेलुलर का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं कर दिया जाता है? तो कॉलोनियल के लिए मल्टी सेलुलर का लफ्ज आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, अब देखें कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर में जो है वो आपको यहाँ पर मैं फर्क बताता हूँ। अ कॉलोनियल प्रोटोजोन कैन बी डिस्टिंग्विश, अब आप इसको इस तरह लिखेंगे, अ कॉलोनियल प्रोटोजोन कैन बी डिस्टिंग्विश from a multicellular animal अब एक कॉलोनियल प्रोटोजोन को आप एक मल्टी सेलुलर एनिमल से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी दोनों में फर्क कर सकते हो। कैसे? बिकॉज its cells are
quite, its cells are quite similar and non-specialized for any function। ये सेम मैंने वही स्टेटमेंट बिल्कुल सेम आपकी बुक जैसी उतार दी है ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। अब आप देखें, कह रहा है कि कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर में फर्क क्या होता है, क्योंकि इसमें भी तो बहुत सारे सेल हैं, तो आप इसको मल्टी सेलुलर कह सकते हो, आप इसको कॉलोनियल क्यों कह रहे हो। अब मिसाल के तौर पे आप देखो, मैं यहाँ पर एक दूसरा एनिमल ड्रा करता हूँ, पोरीफीरा। ये पोरीफीरा का फॉर एग्जाम्पल, पोरीफीरा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सेल होते हैं, सेमेबाइव सेल होते हैं, कॉनोफ्लेजिलेट ऐसे सेल्स होते हैं। इस तरह से डिफरेंट इसके पास जो है वो सेल हैं। अब आप देखो, ये जो पोरीफीरा होता है इसको मैं मल्टी सेलुलर कह रहा हूँ, जबकि ये भी बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, लेकिन ये भी बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, इसको मैं कॉलोनियल कह रहा हूँ। तो मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल में ये फर्क होता है कि कॉलोनियल में तमाम सेल एक जैसे होते हैं। आप देखें, इसमें तमाम सेल क्या है, क्वाइट सिमिलर, ज्यादातर क्या होते हैं, क्वाइट सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं, सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तमाम सेल एक जैसे नहीं होते। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हमारे मसल्स के सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारे ब्रेन के सेल की स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। इसी तरीके से हमारे जो स्किन के सेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं उनके सेल वो भी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और कॉलोनियल भी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन कॉलोनियल में एक सेल ज्यादातर एक जैसे होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और कॉलोनियल सेल में हर सेल का कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं होता, हर सेल अपना अपना लेदा ऐसे काम नहीं करता। ये सेल अपनी रिप्रोडक्शन भी करेगा, न्यूट्रिशन भी अपनी लेगा, रेस्पिरेशन अपनी करेगा, ये अपनी रेस्पिरेशन करेगा, सब अलग अलग इनके काम नहीं है। जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें हर सेल का अपना अपना काम होता है। मसल सेल का काम जो है वो मूवमेंट है, स्किन सेल का काम है स्किन को इंटरनल की लेयर बनाना, प्रोटेक्शन है, और ब्रेन न्यूरॉन के जो सेल हैं इनका, ब्रेन के सेल का काम नर्व इम्पल्स है। जबकि इनमें सेल का काम ऐसा लेदा डिवाइड नहीं हुए होते। तो बता रहा है कि इसके कुछ सेल सोलेटरी होते हैं और कुछ सेल कॉलोनियल होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कॉलोनियल और सोलेटरी में जो है, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर में फर्क क्या होता है। स्टूडेंट, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट, यस सर। आवाज क्लियर आ रही है? समझ में फर्क यस सर। पता लग चुका कि कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर में कैसे फर्क कर सकते हैं। इसके हवाले से कभी कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर में क्या डिस्टिंग्विश होता है, कैसे फर्क करते हैं। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये आपको बता रही है। अब कैसे फर्क होगा कि कॉलोनियल जो होते हैं उसमें तमाम सेल एक जैसे होते हैं और उनके अलग-अलग फंक्शन नहीं होते, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल एक जैसे नहीं होते और उनके स्पेसिफिक क्या होते हैं, हर सेल के फंक्शन होते हैं। चलें आगे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी जी जी, सर पूछें। इसे हम एग्रीगेशन ऑफ सेल कह सकते हैं। हाँ, इसको आप एग्रीगेशन ऑफ सेल भी कह सकते हो, सेल का एग्रीगेशन। अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है कि जब ये यूनिसेलुलर होते हैं तो इनमें से कुछ ऐसे यूनिसेलुलर होते हैं जो क्या होते हैं, जो बेसिकली जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं ज्यादातर, जिनमें एक सेल होता है। कुछ इसमें ऐसे होते हैं, यूनिसेलुलर तो हैं, इन यूनिसेलुलर में कुछ ऐसे यूनिसेलुलर होंगे जो यूनिन्यूक्लिएट होंगे, यानी यूनिसेलुलर होने में किसी के पास सिंगल सेल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है, किसी में दो भी होते हैं और कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, कुछ में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा भी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसके अलावा और बात अगर हम करें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब जो आजाद रहते हैं, जैसे अमेबा क्या है, अमेबा फ्री लिविंग है। और इनमें से कुछ जो है वो पैरासाइट भी होते हैं, दूसरों की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है, वो क्या है, वो पैरासाइट है। इसके अलावा और अगर हम इसकी बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें इसकी, तो न्यूट्रिशन की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये अर्लीस्ट फॉर्म यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
which primarily feed by ingestive method। हम इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा कहते ही असल में इस वजह से हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, लेकिन वो पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, पहला यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर आया और जिसने किसके जरिए फीड किया, इंजेस्टिव मेथड के जरिए। यानी जो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ थे, जिन्होंने इंजेस्टिव मेथड के जरिए फीड किया, वो कौन थे? वो प्रोटोजोन ही थे। जैसे अमेबा है ना, अमेबा अपने अमेबा की सेल मेम्ब्रेन में एक ऐसे क्या बन जाता है, एक फूड वैक्यूल बनता है ऐसे, और ये अपने फूड को इंजेस्ट कर लेता है। तो मतलब इसने कौन सी वाली मेथड के जरिए फूड को इंटेक्ट किया? इंजेस्टिव मेथड के जरिए। इसी तरीके से आप पैरामेशियम को देखें, पैरामेशियम के यहाँ भी एक गलट होता है जिसके एक माउथ की तरह इसका फूड इसमें इंजेस्ट करता है। तो ये भी कौन से वाले मेथड के जरिए फीड कर रहा है? इंजेस्टिव मेथड के जरिए। यानी दुनिया में वो पहला यूकैरियोटिक सेल जिसने इंजेस्टिव मेथड के जरिए फीड किया, वो किसका था? वो जो है बेसिकली जो है वो प्रोटोजोन ही का था। तो प्रोटोजोन जो की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ज्यादातर कौन सी होती है? इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ। ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अब बात करें इनकी रिप्रोडक्शन की, तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों तरह से करते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। दोनों तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे हम इसकी प्रोटोजोआ एक तरीके का बकायदा इसको एक ग्रुप है। अब इसके मजीद अगर हम क्लासेस देखेंगे, इसको कितने, इसमें प्रोटोजोन्स के अंदर कितने की स्पीशीज आ जाती हैं? अबाउट 30,000 इसके अंदर स्पीशीज आ जाती हैं, और उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। और ज्यादातर जो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है वो किसके बेस पर की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीन्स ऑफ लोकोमोशन। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है, जो इनको कितनी क्लासेस के अंदर, 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्रोटोजोआ को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और किसकी बेस पे डिवाइड किया गया है? ऑन द मीन्स ऑफ लोकोमोशन। यानी किस तरीके से लोकोमोट करते हैं, इसकी बेस पर इनको कितनी क्लासेस के अंदर? 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। 5 क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले फ्लैजिलेटा है। फ्लैजिलेटा जो मूव करते हैं वो किसके जरिए करते हैं? फ्लैजिला के जरिए। इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सार्कोडीना। सार्कोडीना जिसके अंदर जो है वो, इसको राइजोपोडा भी कहते हैं, ये अमेबा जिसमें आ जाता है। और ये जो मूव करते हैं ये ज्यादातर सोडोपोडिया के जरिए करते हैं। और इसके अलावा क्लास सीलिएटा है। सीलिएटा जो है ये भी जो है वो बेसिकली जो है वो, अब इसमें पैरामेशियम आ जाता है, और ये किसके जरिए मूव करते हैं? ये मूव करते हैं सीलिया के जरिए। इसके अलावा सक्टोरिया है। सक्टोरिया के पास कोई ये सक्टोरिया का जो लार्वा होता है वो तो सीलिया के जरिए मूव करता है, लेकिन इसके अलावा जो इसका एडल्ट होता है वो सीसाइल होता है। सीसाइल मतलब जमीन के साथ अटैच होकर रहता है, वो मूव नहीं करता। और स्पोरोजोआ के पास भी कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। ये ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड के जरिए मूव करते हैं। तो ये एनिमल्स को जो इनकी क्लासिफिकेशन की गई वो किसकी बेस पे की गई? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो वन बाय वन एक एक के कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इन सब के जो है वो लोकोमोटरी मूड जो है वो मीन्स ऑफ लोकोमोशन कैसे लोकोमोट करते हैं, इनकी कौन सी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होती है या किसी में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, ये चीजें आपने याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं फ्लैजिलेटा से। पहला क्लास जो है इसकी है फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि फ्लैजिलेटा के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो इसको हम फ्लैजिलेटा क्यों कहते हैं, इनके पास क्या होता है, जिसे दे हैव वन और मोर फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। इनकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है, यानी इनके पास जो लोकोमोशन है, जो ये लोकोमोशन करते हैं, तो इनके पास क्या होता है? वन और मोर फ्लैजिला। मतलब ये नंबर से याद रखने के, ऐसा नहीं होता कि इनके पास सिर्फ एक फ्लैजिला होता है। वह एक फ्लैजिला भी हो सकता है और मोर फ्लैजिला भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा भी इनके पास फ्लैजिला हो सकते हैं। किसके लिए? लोकोमोशन के लिए जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात इसके लिए कहा जाती है, दीज ऑर्गेनिज्म कंसीडर लाइक हायर एनिमल हैव। ये इसके अंदर अगर हम अब बात करें इसकी, तो कुछ इसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक, कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। और वो क्या होता है? वो यूग्लिना। यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाएगी, मैंने आपको कहा था यूग्लिना जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में, प्रोटोक्टिस्टा में भी आ जाएगा और
प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा में भी आ जाएगा। यानी ये हेटेरोट्रोफ भी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे यूग्लिना। और फ्लैजिलेट के बारे में क्या कहा जाता है? फ्लैजिलेट दे आर जनरली considered as basic stock from which evolved not only other kind of protozoa but also higher plants and animals। अब आप इधर देखें, कहा यह जाता है जैसे फ्लैजिलेटा है ना, ये फ्लैजिलेटा कहते हैं, ये फ्लैजिलेटा एक ऐसा ग्रुप है, दूसरे जितने भी फ्लैजिलेट हैं, दूसरे फ्लैजिलेट में कौन से आ गए? उन फ्लैजिलेट्स के अंदर आ गए सार्कोडीना आ गया, इसके अलावा सीलिएटा आ गए उसमें, इसके अलावा उसमें आ गया सक्टोरिया आ गया, उसमें प्रोटोजोआ आ गए। यानी जितने भी दूसरे प्रोटोजोआ हैं और इनके साथ जो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स हैं, कहते हैं इन सब की एवोल्यूशन किससे हुई है? इन सब की एवोल्यूशन फ्लैजिलेटा से हुई है। यानी बेसिक स्टॉक है। फ्लैजिला के बारे में क्या कहा जा रहा है? फ्लैजिला जनरली कंसीडर एज बेसिक स्टॉक, इसको बेसिक स्टॉक कहा जाता है, जहां से क्या निकले हैं? जहां से इवोल्व हुए हैं दूसरे प्रोटोजोन, यानी दूसरे प्रोटोजोन की क्लासेस भी इसी से निकली हैं, फ्लैजिलेटा से, और साथ में हायर प्लांट्स और एनिमल भी किससे इवोल्व हुए हैं? वो इवोल्व हुए हैं इसी फ्लैजिलेटा से। यानी इस फ्लैजिलेटा से क्या हुआ होगा? पहले एल्गी इवोल्व हुई होगी, फिर एल्गी से प्लांट, और इसी प्रोटोजोआ से जो है वो ये दूसरे प्रोटोजोआ सीलिएटा, सक्टोरिया, और उनसे फिर एनिमल बने होंगे। तो बेसिक स्टॉक जो है वो, या कहना मेन पॉइंट जहां से ये अराइज हुए कहते हैं वो फ्लैजिलेटा ही है। फ्लैजिलेटा की एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल आपकी जो बुक में दी हुई है वो दो हैं। एक तो यूग्लिना आ गई इसकी एग्जाम्पल में, यूग्लिना आ गया, और इसके अलावा एक दूसरा जो है वो ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो है ये पैरासाइट, ट्रिप्नोसोमा ये क्या है? ये पैरासाइट है। यूग्लिना फ्री लिविंग होता है और ये क्या है? ये पैरासाइट। सो इट वाज ऑल अबाउट फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा के हवाले से पॉइंट्स आपने याद रखने, एग्जांपल्स भी याद रखनी है आपने। दूसरी क्लास की तरफ चलते हैं, और दूसरी जो क्लास है वो है सार्कोडीना। सार्कोडीना के बारे में आपकी बुक में पहले एक चीज जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि नो स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज फॉर लोकोमोशन। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने तो आपको बताया कि ये सोडोपोडिया से मूव करता है, लेकिन आपकी बुक में तो ये लिखा हुआ है कि नो स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज, नो स्पेसिफिक इसके पास जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज फॉर लोकोमोशन, अब मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है, जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली मौजूद है, यानी ये फ्लैजिला, यानी इस फ्लैजिला का काम सिर्फ लोकोमोशन ही है। और इसी तरीके से जो पैरामेशियम है उसके पास भी ये सीलिया हैं जिनका काम लोकोमोशन है। लेकिन अमेबा के पास कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता लोकोमोशन के लिए जो हमेशा मौजूद हो। तो अगर ये सोडोपोडिया के जरिए मूव करता है तो सोडोपोडिया हर वक्त नहीं होते अमेबा के पास। जब अमेबा को मूव करना होता है तो उस वक्त सिर्फ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं ये सोडोपोडिया। यानी ये स्पेसिफिक नहीं है, और इसका काम सिर्फ लोकोमोशन ही नहीं है। जब ये फूड को इंजेस्ट करते हैं तब फूड को इंजेस्ट करने में भी कौन हेल्प करता है? ये सोडोपोडिया। ये दो सोडोपोडिया निकले ना, तो इसकी वजह से ये फूड को भी इंजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो मतलब ये होता है कि इसकी लोकोमोशन सोडोपोडिया के जरिए होती है, लेकिन सोडोपोडिया कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेली सिर्फ लोकोमोशन के लिए नहीं है, उसके दूसरे भी काम है। वो फूड को जो है वो क्या करता है? फूड को इंजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो ये नॉर्मली जो ये लोकोमोट करेगा वो किसके जरिए करेगा? ये लोकोमोट करता है सोडोपोडिया के जरिए। और जो मूवमेंट होती है सोडोपोडिया के जरिए, ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं अमेबॉइड मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? अमेबॉइड मूवमेंट। और वो मूवमेंट जो फ्लैजिला के जरिए हो रही है यूग्लिनरी मूवमेंट या फ्लैजिलरी मूवमेंट कहलाती है। अच्छा, ये जो सार्कोडीना है ये फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे अमेबा है। अमेबा क्या है? अमेबा एज अमेबा, अमेबा फ्री लिविंग है। इसके साथ कुछ इसमें पैरासाइट भी होते हैं।
कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जो पैरासाइट भी जो है वो होते हैं। और अगर हम पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट के अंदर आ जाता है कि पैरासाइट की जो एग्जांपल आ जाती है वो है एंट अमेबा, हिस्टोलिटिका। ये क्या है? ये पैरासाइट है, याद रखिएगा इसको। जो एंट अमेबा हिस्टोलिटिका है क्या है? ये एक पैरासाइट है और ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, यानी ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट के तौर पे रहता है। और ये क्या काज करता है? काज अमेबोइक डेसेंट्री। ये कौन सी बीमारी का काज करता है? अमेबाइक डेसेंट्री। डेसेंट्री हम किसको कहते हैं? डेसेंट्री हम कहते हैं बेसिकली जो मोशंस होते हैं, अगर वो मोशन ब्लड के साथ हो रहे हैं या म्यूकस के साथ हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डेसेंट्री कहते हैं। अमेबाइक डेसेंट्री जो है वो क्या करता है? ये काज करता है एंटमेबा हिस्टोलिटिक। पैरासाइटिक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो है वो मेरीन शेल भी होते हैं। कुछ सार्कोडीन्स ऐसे होते हैं मेरीन शेल, मतलब समंदर के पानी में पाए जाते हैं। मेरीन, इसको मैं ऐसे नाम दे दूं अगर, मेरीन शेल्ड सार्कोडीन। यानी कुछ सार्कोडीनास ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर शेल चढ़ा हुआ होता है। ये जैसे ये है ना, ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? जैसे अंडे का खोल होता है ना, इस तरह से एक खोल चढ़ा हुआ होता है। उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जहां से इनके सोडोपोडिया निकलते हैं बाहर। तो उनको हम कहते हैं मेरीन शेल सार्कोडीन्स, यानी वो शेल उनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, मेरीन शेल सार्कोडीन्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है इसके अंदर रेडुलेरियनोस, और दूसरा जो है वो सेकंड जो इसकी एग्जांपल है वो है ग्लोबिजिरिना ओज। ये दोनों क्या है? ये दोनों मेरीन वाटर सार्कोडीन से, यानी मेरीन वाटर में होते हैं। और इनके ऊपर क्या चढ़ा होता है? इनके ऊपर ऐसे ये शेल से जो है वो कवर होते हैं। और स्पेशली जो है वो इनके कहाँ पर यूज किया जाता है? ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? यूज इन ऑयल प्रोस्पेक्टिव, यानी अक्सर समंदरों में जहां से ऑयल निकलता है उस जगह पर इनके नंबर्स, तादाद ज्यादा होती है। मतलब जहां पर ऑयल मौजूद होता है वहां पर अक्सर देखा गया है कि ये सार्कोडीन जो होते हैं वो उनकी क्वांटिटी जो है नंबर ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से इसको जो है वो समंदर के बॉटम पर वहां जमा होते हैं। और स्टडीज इन ऑयल प्रोस्पेक्टिव बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सर्टेन स्पीशीज गिव क्लूज टू द पॉसिबल पेट्रोलियम डिपॉजिट। यानी ये किसका क्लू देते हैं, किसकी शहादत देते हैं, या क्या हमें बता देते हैं? ये बता देते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद होगा? पेट्रोल मौजूद होगा। तो वो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं या पेट्रोलियम इंजीनियर जो होते हैं उनको पता, इससे अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर क्या है? पेट्रोल जो है वो मौजूद है। तो सार्कोडीना के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं? कि इनका कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। इसको चलें छोड़ दें, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। तो ये तो याद रखना है कि इसकी लोकोमोशन सोडोपोडिया के जरिए होती है। इसमें पैरासाइट कौन सा होता है और क्या काज करता है? मेरीन वाटर कौन से वाले होते हैं? और ये मेरीन वाटर रेडुलरिया और कहाँ पर यूज होते हैं? ये ऑयल प्रोस्पेक्टिव के अंदर यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है, थर्ड नंबर पे जो ग्रुप है, तीसरा जो ग्रुप है वो है सीलिएटा। सीलिएटा, आप नाम से ही पता लग गया होगा कि इनकी जो लोकोमोशन होती है वो किसके जरिए मूव करते हैं? इनकी जो लोकोमोशन है बाय सीलिया। ये लोकोमोट किसके जरिए करते हैं? सीलिया के जरिए। अच्छा, इनके पास एक और है कि इनके पास दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। यानी ये जो पैरामेशियम होता है इसके पास दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक छोटे साइज का न्यूक्लियस होता है, और एक बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है। तो इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। और ये सीलिया से मूव करते हैं। और सीलिया को सीलिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये आई लैशेज, हमारी आई लैशेज जो हमारी आई लिड पर होती हैं, सीलिया उससे रिजेंबल करते हैं, इस वजह से सीलिया को सीलिया नाम दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। और हेट्रोट्रॉफ होने के अलावा क्या होता है कि इनके जो इसके एक तरफ जो है वो, यहाँ पर एक जो पैरामेशियम होता है उसके एक तरफ ऐसा एक ग्रूव होता है, गढ़ा पड़ा हुआ होता है, जिसको गलेट कहते हैं। और ये किस चीज में हेल्प करता है? ये इंजेशन में हेल्प करता है, फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब इसके चारों तरफ जो यहाँ सीलिया लगे हुए होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं? फूड को धकेलते हैं इस तरफ। और फूड कहाँ चला जाता है? फूड चला जाता है इसके गलट के अंदर। तो इसको फूड को जो है वो इंजेस्ट करने में जो है वो, इसके पास एक गलट होता है जो किस चीज में हेल्प करता है? जो हेल्प करता है इंजेशन ऑफ फूड में जो है वो, इसकी जो है वो हेल्प करता है।
और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है इसकी एग्जांपल्स के अंदर जो आ जाते हैं, मेन जो एग्जांपल है उसमें तो पैरामेशियम आ जाएगा। मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है इसकी पैरामेशियम है। इसके अलावा एक ओपालिना है, ओपालिना भी जो है वो इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा बेलेंटिडियम जो है वो भी किसमें, इसी की एग्जांपल में आ जाता है। और ज्यादातर इनमें जो पैरामेशियम जो मोस्टली जो रिप्रोड्यूस करते हैं, इनकी ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होती है, मतलब मोस्टली जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये एसेक्सुअली करते हैं। एसेक्सुअल इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है स्पोर्स के जरिए। लेकिन इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर कंजुगेशन भी होती है। क्या होती है इनमें, कंजुगेशन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी कॉमन है, लेकिन इसमें कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन आप पढ़ चुके हैं कि दो सेल जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाकर आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सिलिएटा में आपने सिर्फ ये याद, सिलिएटा में जो आप याद रखने वाली बातें, बस इतनी बात याद रखिएगा सिलिएटा के अंदर कि ये किसके जरिए मूव करते हैं, ग्लड का फंक्शन याद कर लीजिएगा और एक एग्जाम्पल। ये काफी पॉइंट है इसका याद, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो है सक्टोरिया। सक्टोरिया के बारे में कहा जाता है कि सक्टोरिया जो है वो क्लोजली किससे रिजेंबल करते हैं, क्लोजली सिलिएट से रिजेंबल करते हैं। क्यों सिलिएट से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इनका जो लार्वा होता है, लार्वे जो होता है इनका का जो लार्वे होता है वो मोटाइल होता है। और वो किससे मूव करता है, मोटाइल होता है, मूव बाय विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इनका लार्वी मोटाइल होता है, वो किससे मूव करता है, वो करता है सीलिया से। और वो इनका लार्वी जो है किससे रिजेंबल करता है, वो रिजेंबल करता है सीलिएट से। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये सीलिएट से एवोल्व हुए हैं। यानी सीलिएट खुद किससे एवोल्व होंगे, फ्लैजिलेट से, और फिर सीलिएट से जो है ये एवोल्व होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इनके ये इसका जो लार्वा होता है, ये जो होता है लार्वा तो मोटाइल होता है, लेकिन इसका जो एडल्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है सेसाइल। जब लार्वा बड़ा होता है तो इसका जब एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट एक बड़ी सी स्टॉक निकलती है उससे, और वो जमीन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो एडल्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जो है वो सिसाइल होता है। और उसका जो क्या कहना चाहिए, जो लार्वी है वो क्या है, वो इसका जो है वो मोटाइल होता है, फ्रीली जो है वो क्या करता है, स्विम करता है। अच्छा, इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो एडल्ट होता है, द बॉडी बेयर अ ग्रुप ऑफ डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स। यानी इसकी जो एडल्ट होता है, इसके ऊपर यहाँ जो है वो क्या लगे हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म से जो क्या निकले हुए होते हैं, ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। ऐसे तरह से क्या निकले हुए हैं, ये टेंटिकल्स जो हैं वो निकले हुए होते हैं, और वो पॉइंटेड होते हैं। और ये पॉइंटेड होने का फायदा क्या होता है, टेंटिकल किस चीज में हेल्प करते हैं, इसका टेंटिकल हेल्प करते हैं कैप्चरिंग ऑफ प्रे, यानी शिकार को कैप्चर करने में। जैसे इसके ऊपर नोकीले होते हैं, जैसे ही शिकार इसके करीब जाता है ये उसमें से ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे इसमें पेनेट्रेट कर जाते हैं, अपने शिकार को पकड़ने में जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और उसके बाद फिर ये इसको सक कर लेते हैं, इसके फूड को क्या कर लेते हैं, अपने अपना जो इसका प्रे होता है उसके डाइजेस्टिव मटेरियल को सक करते हैं। इसी वजह से इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया सक्टोरिया। और इस सक्टोरिया के अंदर भी दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। दोनों किस्म के न्यूक्लियस इसमें भी मौजूद होते हैं। तो क्लास सिलिएटा में भी दोनों किस्म के न्यूक्लियस थे, और इसमें भी दो किस्म के न्यूक्लियस हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक क्या होता है, मैक्रो जो है वो न्यूक्लियस इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। इसकी ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होती है वो, इसकी मोस्टली रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होती है। और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा किसके जरिए होती है, बाय बडिंग। मतलब इसकी बॉडी से एक छोटा सा बर्ड निकलेगा, ये सेपरेट होगा तो ये लार्वा बनाएगा, और उससे फिर ये नया जो है वो इसका प्रोटोजोन या सक्टोरिया डेवलप हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में आ जाता है एसिनेटा। एकिनेटा या एसिनेटा जो है वो क्या है, इसकी ये एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। तो सक्टोरिया के हवाले से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाले पॉइंट यही हैं कि ये लार्वा जब होता है तो मोटाइल होता है, और एडल्ट हो जाता है तो ये सिसाइल होता है। फूड को किसके जरिए कैप्चर, प्रे को किसके जरिए कैप्चर करते हैं, टेंटिकल के जरिए। इनमें माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस दोनों होता है, और इसकी एग्जांपल याद रखिएगा। इवन की जो आपकी बुक में तस्वीर बनाई हुई है पेज नंबर 125 पर, ये तस्वीर भी आपने देख लेनी है, एक तस्वीर को दिमाग में रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में बाज़ दफा एक ऐसी तस्वीर बनाकर दे दें और आपसे पूछें कि कौन सा वाला प्रोटोजोआ है, नीचे 2-3 नाम दे दें, तो आपको पता होना चाहिए एसिनेटा है। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास ग्रुप आ जाता है वो है स्पोरोजोआ। जी जी पूछें। वो एब्जॉर्ब या हेटेरोट्रॉप्स होता है?
हाँ एब्जॉर्टिव एक तरीके से क्या होता है कि जो फूड को जब सक कर रहा होता है ना, तो उसका जो जूस होता है वो इंजेस्ट ही कर रहा होता है, उसकी छोटे जो माउथ की जो कैविटी होती है वहां से उसको इंजेस्ट कर रहा होता है, तो आप इसको इंजेस्टिव में ही लेंगे। ये एक डिफरेंट उसमें जैसे एनिमल्स भी तो कुछ होते हैं ना। अब जो फ्लूइड फीडर होते हैं कुछ, जैसे आप इंसेक्ट्स को देख लें, मॉस्किटो मॉस्किटो हमारा खून ऐसे चूसते हैं, लेकिन वो इसको इंजेस्ट कर ही ले रहे होते हैं, एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसमें से इंजेस्ट कर रहा होता है इसको साथ में। इसके बाद है स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोआ जो है ये वाहिद क्लास है जिसमें ऑल आर पैरासाइट, यानी इसमें कोई फ्री लिविंग नहीं होते, इसमें ऑल आर पैरासाइट। ये जितने भी होते हैं अपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका कौन सी क्लास ऐसी है, प्रोटोजोन की कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें तमाम के तमाम पैरासाइट होते हैं, तो वो कौन सा होता है, स्पोरोजोआ। और इसके अलावा प्रोटोजोन की वो कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, तो वो भी क्या है, वो भी है स्पोरोजोआ। लेकिन सक्टोरिया की जब हमने बात, सॉरी, जब हमने सार्कोडीना की बात की थी तो उसमें कहा था स्पेसिफिक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर तो स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक किसी किस्म का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी मौजूद नहीं होता, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है। अभी बताओगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, और हमें पता है जो पैरासाइट होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं, उनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, तो इस वजह से इनके पास जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद नहीं होता। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, ज्यादातर तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में एक तो मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है जो आपको याद रहनी चाहिए वो है प्लाज्मोडियम। और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन मेन जो एग्जांपल है इसकी क्या है, वो प्लाज्मोडियम है। इसके अलावा मोनोसिस्टिस भी हैं, जो कि सेमिनल वेजिकल अर्थ फॉर्म के जो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनल वेज वहां पर ये जो है वो रहते हैं। लेकिन आपने सिर्फ यही वाली एग्जांपल याद रखनी है, प्लाज्मोडियम इसकी जो एग्जांपल है। तो इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने प्रोटोजोन पढ़े और प्रोटोजोन की क्लासिफिकेशन पढ़ी। तो प्रोटोजोन के हवाले से जो एमसीक्यूज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं, सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है कि प्रोटोजोन जो है वो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा है। एनिमल लाइक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ज्यादातर जो फीडिंग होती है वो इंजेस्टिव मेथड के जरिए होती है, और ज्यादातर ये मोटाइल होते हैं। एक क्लास ऐसी है जिसको मैंने आपको बताया कि वो मोटाइल नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर मोटाइल होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनकी एनिमल से मिलती है। लेकिन ये एनिमल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं और ये जो है क्या होते हैं, यूनिसेलुलर हैं। और यूनिसेलुलर में सोलेटरी भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कॉलोनियल भी है, हो सकते हैं। और सबसे पहला यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसने इंजेस्टिव मेथड के जरिए फीड किया वो भी कौन था, वो भी प्रोटोजोआ ही थे। फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो किस बेस पर की गई है, वो की गई है उनकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द मींस ऑफ लोकोमोशन। क्लासेस फ्लेजिलेटा जो कि फ्लेजिला के जरिए मूव करते हैं, सार्कोडीना जो कि सोडोपोडिया के जरिए मूव करते हैं, सिलिएटा जो सीलिया के जरिए मूव करते हैं, सक्टोरिया जिनका लार्वे जो है वो सीलिया के जरिए मूव करते हैं, जबकि एडल्ट जो है वो सीसाइल हैं। और स्पोरोजोआ ये पैरासाइट होते हैं, जनरली खुद से मूव नहीं करते, नॉर्मली जैसे अगर प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है तो ब्लड ही के जरिए जो है वो मूव करता हुआ जाता है। इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल्स सेकंड नंबर पर, एग्जाम्पल्स मेन एग्जाम्पल्स तो याद रहनी चाहिए, जैसे फ्लेजिलेटा की एग्जाम्पल आपको याद रहनी चाहिए, एक यूग्लिना और एक ट्रिप्नोसोमा, ये याद रखेंगे। सार्कोडीना के अंदर कोई एग्जाम्पल याद रखें ना रखें, लेकिन ये तो याद रखना है कि सार्कोडीना में अमेबा है। वैसे भी एग्जाम्पल है, लेकिन अमेबा तक तो आपने याद रखना है कि अमेबा इसके ग्रुप से बिलोंग करता है। सिलिएटा की और भी एग्जाम्पल है, लेकिन सिलिएटा में पैरामेशियम आपने लाजमी तौर पे याद रखना है। और सक्टोरिया में तो एक ही एग्जाम्पल है, एसिनेटा, तो वो आपने याद रखनी है। और स्पोरोजोआ की जो एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, और वो प्लाज्मोडियम आपने याद रखना है। फिर इसमें से सिर्फ दो क्लासेस ऐसी हैं जिनके पास माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, एक सिलिएटा और एक सक्टोरिया। और इनमें सिर्फ एक क्लास ऐसी है जो मुकम्मल तौर पे पैरासाइट है, और वो कौन सी है, वो है स्पोरोजोआ। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं। और इनमें एक क्लास ऐसी है जो बेसिक स्टॉक जिसको कंसीडर किया जाता है, जिससे प्लांट्स, एनिमल और अदर प्रोटोजोआ इवॉल्व हुए हैं, और वो कौन सी है, वो है फ्लैजिलेटा। और इन तमाम क्लासेस में वो कौन सी क्लास है जिसमें जो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, वो पहली क्लास है जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम फ्लैजिलेटा जो है वो कह रहे हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रोटोजोआ। The next time we will discuss life cycle of malarial parasite. This is the last topic of
उसके बाद ये लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 7 का। साइकिल ऑफ चलें पूछें, क्वेश्चन पूछें।